हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। मैं HCUC TGT SST केंद्रीय विद्यालय ITBP सेकंड शिफ्ट देहरादून। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री, चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, पार्ट 2 द 19th century from 1815 to 1914. There were a lot of changes in 19th century in social, political, economic and technology. Economists identify three types of flows within international economic exchange: flow of trade, flow of labor and flow of capital. 19वीं सदी में विश्व तेजी से बदल रहा था। इस दौरान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए। अर्थशास्त्री मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान तीन प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला, व्यापार का आदान प्रदान; दूसरा, श्रम या लेबर का आदान प्रदान; तीसरा, पूंजी और कैपिटल का आदान प्रदान। इस पार्ट को हम 7 टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप, वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण। First thing happened was food production and consumption in Europe was changing. Reason, country wanted to be self-sufficient in food. During 18th century, rapid growth of population in Britain under pressure from landed groups, government restricted import of corn. Result, food prices went up. Industrialists and urban dwellers forced government to abolish corn laws. यूरोप में भोजन के उत्पादन और उपभोग का बदलता शुरू। अक्सर भोजन के मामले में हर देश आत्मनिर्भर होना चाहता है। 18वीं सदी में यूरोप की जनसंख्या में भारी वृद्धि के कारण भोजन की मांग में भी तेजी से वृद्धि हुई। सरकार को जमींदारों के दबाव के कारण मक्के के आयात पर नियंत्रण लगाना पड़ा। मक्के के आयात पर नियंत्रण वाले कानून को कॉर्न लॉ कहा जाता था। The corn laws were the tariffs and other trade restrictions imposed on food and grain enforced in the Great Britain between 1815 and 1846. इसके कारण ब्रिटेन में भोजन की कीमतें बढ़ गई। उसके बाद उद्योगपतियों और शहरी लोगों के दबाव के कारण वहां की सरकार ने कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया। Effects of abolition of corn laws. Food imported at much cheaper rate than Britain could produce. British farm could not compete with cheaper imports. Vast area of land left uncultivated. Large number of people became unemployed. People migrated overseas. More imports, prices fell down, more demands. Industrialists also helped increasing income of people. To fulfill the demand, large area was cleared in Eastern Europe, अमेरिका, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया फॉर कल्टीवेशन। कॉर्न लॉ के हटने के प्रभाव। कॉर्न लॉ के समाप्त होने से ब्रिटेन में बाहर से सस्ता अनाज आने लगा। ब्रिटेन में उपजाया जाने वाला अनाज महंगा होने के कारण आयात के आगे वो टिक नहीं पाया। खेती में नुकसान होने से किसानों ने खेती की जमीन का एक बड़ा हिस्सा खाली छोड़ दिया। लोग भारी संख्या में बेरोजगार हो गए और गांव से भारी संख्या में लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे। कई लोग तो रोजगार की तलाश में विदेशों की ओर भी पलायन कर गए। दाम गिरने से ब्रिटेन में खाने पीने की चीजों की मांग बढ़ने लगी। औद्योगिकीकरण ने लोगों की आमदनी भी बढ़ा दी थी, इसलिए ब्रिटेन में अतिरिक्त भोजन आयात की मांग बढ़ने लगी। इस मांग को पूरा करने के लिए पूर्वी यूरोप, अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया में जमीन के एक बड़े हिस्से को खेती के लिए साफ किया जाने लगा। Railway tracks were laid down to supply food to the ports. London emerged as a new financial center where capitals were invested. Shortage of labor in America and Australia, large-scale migration, nearly 50 million people from Europe to America during 19th century. All over the world, nearly 150 million people migrated to different places by 1890s. अनाज को खेतों से बंदरगाहों तक सही समय पर पहुंचाने के लिए रेल लाइनें बिछाई गई और खेतों को बंदरगाहों से जोड़ा गया। खेतों पर काम करने के लिए आसपास नई आबादी बसाने की जरूरत भी महसूस हुई। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से इन स्थानों तक पूंजी भी आने लगी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मजदूरों की कमी हो रही थी। काम की तलाश में भारी संख्या में लोग वहां पहुंचने लगे। इस दौरान पूरी दुनिया के विभिन्न भागों से लगभग 15 करोड़ लोगों का पलायन हुआ था। इस तरह से 1890 के दशक के आते आते कृषि क्षेत्र में एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण हो चुका था। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक की भूमिका।
ये हमारा दूसरा टॉपिक है। मेजर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, रेलवेज, स्टीमशिप एंड टेलीग्राफ। Railways helped in connecting hinterland to ports, steamship transporting goods in bulk across Atlantic, telegraph helped in faster communication। तकनीक की भूमिका। इस दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण में टेक्नोलॉजी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युग के मुख्य तकनीकी खोजें हैं रेलवे, स्टीमशिप और टेलीग्राफ। रेलवे ने बंदरगाहों और आंतरिक भूभागों को आपस में जोड़ने का काम किया। स्टीमशिप ने सामान को भारी मात्रा में अटलांटिक के पार ले जाना आसान कर दिया। टेलीग्राफ ने संचार व्यवस्था को तेज बनाया, जिससे अधिक लेन देन अधिक सुचारू रूप से होने लगे। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रेड ऑफ मीट। टिल द 1870s, animals were shipped live from America to Europe. Problems: more space, died or became sick, lost weight or become unfit to eat. Thus, meat was a luxury item in Europe. Arrival of refrigeration technology. Animals slaughtered in America, Australia or New Zealand and then transported to Europe as frozen meat. This reduced shipping cost and lowered meat prices in Europe, and meat prices fell down. मीट का व्यापार। नई टेक्नोलॉजी से आम आदमी का जीवन किस तरह से बेहतर होता है, इसका एक अच्छा उदाहरण मीट के व्यापार में देखने को मिलता है। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप तक जानवरों को जिंदा ही ले जाया जाता था। जिंदा जानवरों को जहाज से ले जाने का मतलब था कई मुसीबतें। जिंदा जानवरों के लिए अधिक जगह की जरूरत पड़ती थी, रास्ते में कई जानवर बीमार हो जाते थे या मर भी जाते थे। इसलिए यूरोप के ज़्यादातर लोगों के लिए मीट एक लग्जरी की वस्तु थी। रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी से तस्वीर बदल गई। रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी के आने से जिंदा जानवर के स्थान पर जानवरों को काट कर ले जाया जाने लगा, यानी कि कटा हुआ मीट अब ले जाना संभव हो गया। अब जहाज में उपलब्ध जगह का इस्तेमाल बेहतर होने लगा और अधिक मीट यूरोप पहुंचने लगा। यूरोप में मीट के दाम भी कम हो गए और अधिक से अधिक लोग नियमित रूप से मीट खाने लगे। तीसरा टॉपिक है हमारा लेट 19th सेंचुरी कॉलोनिज्म। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड इम्प्रूव्ड द लाइफ ऑफ यूरोपियंस, बट इट हैड नेगेटिव इम्पैक्ट for the life of colonized countries. In many parts of the world, the expansion of trade and a closer relationship with the world economy also meant a loss of freedoms and livelihoods. Look at map of Africa. Most of boundaries are straight lines. This was almost how rival European powers in Africa drew up the borders, demarcating their respective territories. In 1885, the big European powers met in Berlin to complete the carving up of Africa between them. व्यापार के फैलने से यूरोप के लोगों की जिंदगी तो बेहतर हो गई, लेकिन उपनिवेशों के लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। अगर आप अफ्रीका के मैप को देखेंगे तो आप देखेंगे कि देश के नक्शे में अधिकतर सीधी रेखाएं हैं, जैसे कि स्केल से ये रेखाएं खींच दी हों। यूरोप की बड़ी शक्तियां 1885 में बर्लिन में मिली और अफ्रीकी महाद्वीप को आपस में बांट लिया। इस तरह से अफ्रीका के ज़्यादातर देशों की सीमाएं सीधी रेखाओं में बन गई। चौथा टॉपिक है हमारा रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग। रिंडरपेस्ट इज अ डिजीज विच अफेक्ट कैटल। अफ्रीका वास्ट रिसोर्सेज एंड मिनरल्स। यूरोपियन केम अफ्रीका फॉर माइनिंग एंड प्लांटेशन, बट ह्यूज स्कार्सिटी ऑफ लेबर, local people not willing to work for wages too. Africa sparse population, people needs easily met with the available resources. रिंडरपेस्ट या मवेशियों का प्लेग। रिंडरपेस्ट मवेशियों में होने वाली एक बीमारी का नाम है। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट के उदाहरण से पता चलता है कि किस तरह से एक बीमारी किसी भूभाग में भारी तौर पर प्रभावित कर सकती है। अफ्रीका में जमीन और खनिजों का बहुत अधिक भंडार था। यूरोप के लोग खनिज और बागानों से धन कमाने के उद्देश्य से अफ्रीका पहुंचे थे, लेकिन अफ्रीका की आबादी के हिसाब से प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध थे। इसलिए अधिक मजदूरी देने के बाद भी अफ्रीका के लोग मेहनत नहीं करना चाहते थे। उनकी ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाती थी, इसलिए पैसे कमाने के लिए काम करना उन्हें मंजूर नहीं था। इसलिए यूरोप के व्यापारियों को अफ्रीका में मजदूरों की भारी कमी उठानी पड़ी थी। European forced people to work. Huge tax imposed. Can be paid only by working on plantation and mines. Inheritance laws were changed. One member of family was allowed inherit law. Mine workers were confined to campus and not allowed to move freely. यूरोपीय लोगों ने अफ्रीका के लोगों को रास्ते पर लाने के लिए कई तरीके अपनाए। उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं।
लोगों पर टैक्स इतना बढ़ा दिया गया कि उसे केवल वैसे लोग ही अदा कर पाते थे जो खानों और बागानों में काम करते थे। उत्तराधिकार के नए कानून के अनुसार अब किसी भी परिवार का एक ही सदस्य जमीन का उत्तराधिकारी बन सकता था। इससे अन्य लोगों को मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ा। खानों में काम करने वाले मजदूरों को कैंपस के भीतर ही रखा जाता था और उन्हें खुला घूमने की छूट नहीं दी थी। Arrival of Rinderpest. Arrived in Africa in late 1800, came with horses that were imported from British Asia. Rinderpest spread in Africa like forest fire, wiped out 90% of cattle population. For Africans, loss of cattle means loss of livelihood. Africans left with no choices but to work in plantation and mines. Thus, with the help of cattle disease, Europeans colonized Africans. रिंडरपेस्ट का प्रकोप। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आगमन 1880 के दशक के आखिर में हुआ था। ब्रिटिश जिन घोड़ों को एशिया से लेकर आए उन घोड़ों के साथ यह बीमारी आई थी। इन घोड़ों को इटालियन सैनिकों की मदद के लिए लाया गया था जो पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे। पूरे अफ्रीका में रिंडरपेस्ट जंगल की आग की तरह फैल गई। एक ही दशक में यह बीमारी इतनी तेजी से फैली कि 1892 तक आते आते यह बीमारी अफ्रीका के पश्चिमी तट तक पहुंच चुकी थी। इस दौरान रिंडरपेस्ट ने अफ्रीका के मवेशियों की आबादी का 90% हिस्सा साफ कर दिया। अफ्रीकियों के लिए मवेशियों का नुकसान होने से रोजी रोटी का खतरा मंडराने लगा था। अब उनके पास खानों और बागानों में मजदूरी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। इस तरह से मवेशियों की एक बीमारी ने यूरोपियन को अफ्रीका में अपना उपनिवेश फैलाने में मदद की। Indentured labor migration from India. Indentured labor is bounded labor who is hired on contract for a specific period of time. Poor Indians from modern day Bihar, UP, dry state of Tamil Nadu became indentured labor. They were sent to Caribbean island, Mauritius and Fiji. भारत से बंधुआ मजदूरों का पलायन। वैसे मजदूर जो किसी खास मालिक के लिए किसी खास अवधि के लिए काम करने को प्रतिबद्ध होते हैं उन्हें बंधुआ मजदूर या इंडेंचर्ड लेबर कहते हैं। इन्हें किसी न किसी अनुबंध या एग्रीमेंट के द्वारा मजदूर बनाया जाता था, इसलिए इनका एक नाम गिरमिटिया मजदूर भी काफी प्रचलित हुआ। आधुनिक बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखाग्रस्त इलाकों से हजारों गरीब लोगों को बंधुआ मजदूर बनने को बाध्य होना पड़ा। ऐसे मजदूरों को मुख्य रूप से कैरिबियन आइलैंड, मॉरिशस और फिजी भेजा गया। कुछ को सिलोन और मलाया भी भेजा गया। कई बंधुआ मजदूर को भारत में असम के चाय बागानों में भी काम पर लगाया गया। In India, indentured labor worked in Assam tea plantation. Condition of laborers was quite horrible and had no legal rights and had to work under worse conditions. From 1900, Indian nationalists began oppose indentured labor and it was abolished in 1921. मजदूरों को बहाल करने वाले एजेंट अक्सर झूठे वादे करते थे। इन मजदूरों को यह भी पता नहीं होता था कि वे कहाँ जा रहे हैं। नई जगह पर इन मजदूरों के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति हुआ करती थी। उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं होते थे और उन्हें कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। 1900 के दशक में भारत के राष्ट्रवादी नेता बंधुआ मजदूर के सिस्टम का विरोध करने लगे थे और इस सिस्टम को 1921 में समाप्त कर दिया गया। सिक्स्थ टॉपिक है हमारा इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, विदेशों में भारतीय व्यवसायी। शिकारीपुरी श्रॉफ एंड नटुकट्टी चेट्टियार group bankers and traders in India. They financed export agriculture in southern and central Asia. Indian traders and money lenders also ventured into Africa along with Europeans. The Hyderabadi Sindhi traders ventured even beyond European countries. इस दौरान भारत के व्यवसायियों ने भी तरक्की की और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सा लेने लगे। शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टुकट्टी चेट्टियार समुदाय के लोगों का नाम भारत के नामी बैंकर और व्यवसायियों में आता है। वे दक्षिणी और केंद्रीय एशिया में कृषि निर्यात में पूंजी लगाते थे। भारत में और विश्व के विभिन्न भागों में पैसा भेजने के लिए उनका अपना ही एक सिस्टम हुआ करता था जो सुचारू रूप से चलता था। भारत के व्यवसायी और महाजन उपनिवेशी शासकों के साथ अफ्रीका भी पहुंच चुके थे। हैदराबाद के सिंधी व्यवसायी तो यूरोपियन उपनिवेशों से भी आगे निकल गए थे। 1860 के दशक तक उन्होंने पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण बंदरगाह पर फलते फूलते इम्पोरियम भी बना लिए थे। सेवंथ टॉपिक है हमारा इंडियन ट्रेड, कॉलोनिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम।
भारतीय व्यापार, उपनिवेश और वैश्विक सिस्टम। Earlier, fine cotton from India was exported to Europe. After industrialization, local manufactured forced the British government to ban Indian imports. Cotton textile exports in 1800, 30%, in 1815, 15%, and in 1870, 3%. But between 1812 and 1871, the share of raw cotton exports rose from 5% to 35%. During this period, indigo and opium were major export items from India. कई वर्षों से भारत से अच्छे सूती कपड़े यूरोप को निर्यात हो रहे थे, लेकिन औद्योगिकरण के बाद स्थानीय उत्पादकों ने ब्रिटिश सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला कि भारत से आने वाले सूती कपड़ों पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके बाद ब्रिटेन की मिलों में बने कपड़े भारत के बाजारों में भारी मात्रा में आने लगे। 1800 में भारत के निर्यात में 30% हिस्सा सूती कपड़ों का था। 1815 में यह कम होकर 15% हो गया और 1870 तक आते आते यह केवल 3% ही रह गया। लेकिन 1812 से 1871 तक कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया। इस दौरान निर्यात किए गए सामानों में नील, इंडिगो में तेजी से बढ़ोतरी हुई। उस समय भारत से सबसे ज्यादा निर्यात होने वाला सामान अफीम था, जो मुख्य रूप से चीन जाता था। Britain grew opium in India and exported it to China, and with the money earned through this sale, it financed its tea and other imports from China. Over the 19th century, British manufacturers flooded the Indian market. Food, grain, and raw material exports from India to Britain and the rest of the world increased. But the value of British exports to India was much higher than the value of British imports from India. Thus, Britain had a trade surplus with India. भारत से ब्रिटेन को कच्चे माल और अनाज का निर्यात बढ़ने लगा और ब्रिटेन से तैयार माल का आयात बढ़ने लगा। इस तरह भारत कच्चे माल का निर्यातक बन गया और तैयार उत्पाद का आयातक बन गया। इससे एक ऐसी स्थिति आ गई कि जब व्यापार संतुलन ब्रिटेन के हित में हो गया। इस तरह से व्यापार अधिशेष ब्रिटेन के पक्ष में था। भारत के बाजार से जो आमदनी होती थी, उसका इस्तेमाल ब्रिटेन अन्य उपनिवेशों की देखरेख करने के लिए करता था। ब्रिटेन इस पैसे का इस्तेमाल भारत में रहने वाले अपने ऑफिसर्स को होम चार्ज देने के लिए करता था। Income from Indian market was utilized to pay home charges and serve other colonies. Home charges, private remittances home by British officials and traders, interest payment on India's external debt, and pensions of British officials in India. भारत के बाहरी कर्जे की भरपाई और रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर जो भारत में रहते थे की पेंशन का खर्चा भी होम चार्ज के अंदर ही आता था।